नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संघ के बहुत बड़े प्रचारक हैं इंद्रेश जी। उन्होंने मोदी जी की हवा निकाल दी। कहा मोदी जी को भाजपा को घमंड हो गया था। संघ का इतना बड़ा नेता खुलेआम अगर इस तरह की बातें करे तो चिंता तो बढ़नी है। मैं शो करता हूं अभय दुबे जी के साथ, देश के जाने वाले पत्रकार हैं। रोज आप उनको एबीपी चैनल में देखते हैं। मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि अभय जी ये क्या मामला है, संघ इतना क्यों बिदक गया है, और बिदक गया है तो ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी, क्या लड़ाई ये बहुत आगे चली जाएगी, और बीच में योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या होगी जो मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं, मतलब आग में घी डालने जा रहे हैं। कई बड़े सवाल हैं। स्पीकर कौन होगा, नीतीश बाबू कब तक साथ देंगे। बहुत रोचक बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है ये बातचीत पूरी सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं सुबह इंद्रेश कुमार का बयान सुन रहा था। संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, वो काफी बड़ी हैसियत रखते हैं, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया था। भगवान राम के पूजा पद्धति जिन लोगों ने ठीक से नहीं करी, उनको तो सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, और भाजपा के नेताओं को भी इसलिए नहीं मिला, पूरा सरकार बहुमत में नहीं आ पाई क्योंकि इनको घमंड हो गया था। तो जो आप कह रहे थे, हम 2 दिन से चर्चा भी कर रहे थे कि संघ के भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर, लेकिन विपक्ष ये बात हमेशा से कहता रहा है कि मोदी जी अहंकारी हो गए हैं, मोदी जी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहा है, घमंड में रहते हैं, बात नहीं करते, अपने पार्टी के नेताओं को बेइज्जत करते हैं, विपक्ष को बेइज्जत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और बाद में तो भगवान का दूध पाने लगे थे कि मैं तो ईश्वर का दूत हूँ। लेकिन संघ के इतने बड़े प्रचारक का ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घमंडी हो गए थे, ये क्या दर्शाता है कि अब लड़ाई अब खुल के मैदान में हो गई है, अब आर पार की लड़ाई हो गई है, या अब समझौता कुछ होगा, और ये आर पार की लड़ाई होगी तो नुकसान किसको होगा। जो मोहन भागवत ने अपना बहुचर्चित वक्तव्य दिया था, उस बहुचर्चित वक्तव्य में भी यही बात कही थी जो कि इंद्रेश कुमार और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। उस बहुचर्चित वक्तव्य में मोहन भागवत का भी कहना यही था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जनता का सेवक बताता है, अगर वो सेवा का खुद श्रेय लेने लगे और अपने आप को एक महान सेवक के तौर पर एक लोगों के सामने पेश करने लगे और उसकी डींगे अगर मारे, तो वो कोई सेवक नहीं है। सेवक को तो निर्लिप्त होना चाहिए, सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए। यही सब तो वो मोहन भागवत अपने वक्तव्य में कह रहे थे। इंद्रेश कुमार ने उस बात को बहुत ही ठोस रूप से, तुरंत, बिना कोई लाग लपेट के, साफ समझ में आने वाली भाषा में रखा है। इंद्रेश कुमार कौन है, जरा इसकी हम लोग 4 PM के दर्शकों के लिए चर्चा कर लें। इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम लोगों में से एक हैं। जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई मंच सजता है, वहां मोहन भागवत के साथ साथ में इंद्रेश कुमार भी होते हैं। इंद्रेश कुमार को राष्ट्र संघ ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो एक मुसलमानों का संगठन बनाए, एक ऐसा संगठन बनाए जिसके जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों को संबोधित कर सके, मुसलमानों के संपर्क में आ सके, और इस काम में वो लंबे अरसे से लगे हुए थे। चूंकि उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए इस संगठन को कभी रजिस्टर नहीं किया गया। इसलिए जब आप संघ की वेबसाइट खोलते हैं तो आपको इस संगठन का नाम नहीं मिलता। लेकिन दरअसल संघ की मुसलमानों के साथ में जो भी बातचीत चल रही थी, और घुमा फिरा के देखें तो भाजपा की भी इस मुसलमानों के साथ जो बातचीत चल रही थी, उसके केंद्र में अगर कोई व्यक्ति था तो वो इंद्रेश कुमार थे, और आज भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि इंद्रेश कुमार से जिम्मेदारी ले ली गई है, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये कि इंद्रेश कुमार के मन के ऊपर ये छाप कैसे पड़ी कि मोदी जी और भाजपा का नेतृत्व अहंकारी हो गया है। जब मोदी जी ने ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पसमानदा मुसलमानों के साथ में संपर्क करें और मुसलमानों के बीच में स्नेह यात्राएं निकालें, तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी बातें जिस व्यक्ति के जरिए प्रोसेस हो रही थी, उस व्यक्ति का नाम था इंद्रेश कुमार। उसी वक्त इंद्रेश कुमार को लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, मोदी जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने मुंह दिखाई करने के लिए ये बातें जरूर कह दी कि इसलिए यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन दरअसल उन्होंने इंद्रेश कुमार संघ और इंद्रेश कुमार द्वारा दिए गए इस एजेंडे के ऊपर कोई काम नहीं किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंद्रेश कुमार की नाकामी में, इंद्रेश कुमार जो नाकाम हुए अपने इस काम में, उस नाकामी में नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उपेक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये कहना चाहता हूं, इंद्रेश कुमार अपने आप में इस बात के प्रतीक हैं कि संघ जो भी एजेंडा मोदी जी को थमाता था,
मोदी जी मुंह जवानी जमा कर जो भी उसके बारे में कर दें, वो कभी भी उसको लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए मोहन भागवत की निगाह में भी मोदी जी अहंकारी हैं और इंद्रेश कुमार की निगाह में भी मोदी जी अहंकारी हैं। और मोदी जी के अहंकार का सबसे बड़ी काट और सबसे बड़ी सजा अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मर्जी का अध्यक्ष बना के देगा। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का फिर से पुनर्गठन होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, मैं अभी आपसे कह रहा हूं। और वो जो भाजपा पुनर्गठन के बाद बनेगी वो पूरी तरीके से संघ के अंगूठे के नीचे होगी। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि मोदी जी की शक्ति कहां है? मोदी जी की शक्ति है भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर करने में और उसे अपनी मर्जी का अपना औजार बनाने में निहित है। और उस कैप्चर करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट नेता, बड़े पैमाने पर दूसरे दलों से लाए गए दल बदलू भाजपा के अंदर भरे गए, बड़े बड़े पदों पर रखे गए, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन तक में उन्हें पद दिए गए और भाजपा के कार्यकर्ता टुकुर टुकुर ताकते रहे, उनकी किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। और यही पूरी प्रक्रिया अगर 300 से ज्यादा मोदी जी को सीटें मिल जाती हैं, ये प्रक्रिया और भी ज्यादा जोशो खरोश के साथ चलनी थी। मेरा मानना यह है कि संघ इस प्रक्रिया के ऊपर एक रोक लगा देगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से भाजपा में लिया जाएगा तो उसकी अच्छी तरीके से बोलतोल होगी, उसको समझा जाएगा कि ये कौन है, अच्छी तरह उसकी स्कैनिंग होगी, उसकी वेटिंग होगी और उसके बाद ही उसको भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिया जाएगा। तो भाजपा पूरी तरीके से पुरानी भाजपा होने वाली है, मोदी के पहले वाले कार्यकाल की भाजपा होने वाली है। इस काम में 6 महीने से लेके 1 साल का समय लग सकता है, लेकिन ऐसा अध्यक्ष बनाया जाएगा जो मोदी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनर्गठित करे। इस तरीके से संघ परिवार और मोदी की भाजपा और मोदी के बीच में एक संघर्ष लगातार चलेगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर जाते हैं तो मोदी करते हैं। अभी पुराना हैंगओवर उनका जारी है, क्योंकि संघ ने अभी तक सबको, जैसे नया अध्यक्ष नियुक्त होगा वैसे ही अभी पूरा लक्ष्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की मातहत न बने, वो संघ द्वारा दिए गए एजेंडे की मातहत बने और 3 तरह का कोऑर्डिनेशन हो, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन हो। संघ और भाजपा के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, संघ और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन हो और भाजपा और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। आपने नहीं, 3 तरह का समन्वय हो, संघ और भाजपा में समन्वय हो, फिर से मैं कह रहा हूं संघ और सरकार में समन्वय हो और भाजपा और सरकार में समन्वय हो। ऐसा ना हो कि भाजपा जो है वो सरकार का विस्तार बन जाए और संघ से लगातार दूरी बढ़ जाए, दोनों की, सरकार की भी और भाजपा की भी। ये पूरी योजना है संघ की, जहां तक मैं समझ पाया हूं, और इस योजना पर वो अपने हिसाब से अपनी गति के साथ में उसका जो काम करने का तरीका है उसके जरिए संघ अमल करना चाहता है। अब मोदी इस योजना को सफल नहीं होने देंगे। जब मोदी इस योजना को सफल नहीं होने देंगे तो उनके और संघ के बीच में फ्रिक्शन होगा, टकराव होगा और देखते देखते एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें हो सकता है कि संघ ये तय करे कि भाई अब इस बंदे को हटा देना है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि संघ मोदी जी से कभी सहज नहीं रहा। जब नितिन गडकरी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था तो उनको एक स्पष्ट एजेंडा दिया गया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनना है। दुर्भाग्य से नितिन गडकरी पूर्ति घोटाले के चक्कर में फंस गए और उन्हें भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके तुरंत बाद उनका उत्तराधिकारी बनाया गया राजनाथ सिंह जी को। राजनाथ सिंह जी को भी ये एजेंडा दिया गया था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से विकसित हुई क्योंकि कारपोरेट पूंजी जो थी तो पूरी तरह नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई थी। हर जगह अडानी और अंबानी जाते थे, भाषण देते थे, वो मोदी की तरफ इशारा कर कहते थे राजा हो तो ऐसा हो। तो वो मोदी इस तरह शक्तिशाली होते चले गए और उन्होंने संघ की मर्जी के बिना, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की मर्जी के बिना और किसी तरीके से अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाने में कामयाबी हासिल कर ली। एक बार जब वो आधिकारिक उम्मीदवार घोषित हो गए उसके बाद भाजपा को उनके साथ काम करना पड़ा। फिर भी बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि ये इतनी सीटें नहीं आएंगी कि गठजोड़ से अलग होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाए।
लेकिन ये भी हो गया, स्पष्ट बहुमत की सरकार भी बन गई। उसके बाद फिर कभी नरेंद्र मोदी ने थोड़े बहुत झटके होने लगे चुनाव हारने के, दिक्कतों के, लेकिन परिस्थितियां इस तरीके से विकसित हुई, मोदी किस्मत थोड़ी तेज निकली कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए और संघ उनकी रोकथाम करने, उन्हें नियंत्रित करने में नाकाम रहा। आज संघ को फिर से मौका मिला है, वो उसको रोकथाम कर रहा है। और जो मोहन भागवत ने कहा है, जो रतन शारदा ने कहा है, लिखा है ऑर्गेनाइजर में, वही बात इंद्रेश ने और ठोस रूप से कही है कि ये लोग अहंकारी हैं और उन्हें ईश्वर ने इसकी सजा दी है। और उस व्यक्ति के साथ कहा गया जो खुद को ईश्वर का अवतार, खुद को ईश्वर बता रहा, तो उसके बारे में संघ कह रहा है ईश्वर ने ही तुम्हें सजा दी। सही बात। मोदी इसका पलट के जवाब देंगे, कहेंगे कि इंद्रेश जी कह किसके लिए रहे? नहीं, उनकी स्थिति जवाब देने की नहीं है, किसी की स्थिति जवाब देने की नहीं है। आज तो हालत ये है कि संगीत सोम में और संजीव बालियान में जो झगड़ा हो रहा है, जूतों में दाल बटी जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है उस मामले में, उसका जवाब भी भाजपा प्रवक्ता दे पाने में समर्थ है। भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं भाई हमारे घर का मामला है, इससे हम निपट लेंगे। लेकिन घर का मामला तो सड़क पे लाठियां चल रही है दोनों में, सही बात है। सड़क पे लड़ रहे हैं, पुलिस में एफआईआर की नौबत भी आ गई है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि भाई अब सीबीआई और ईडी को भेजो वहां पे। ऑस्ट्रेलिया में निवेश हुआ है मोदी सरकार के मंत्री का। जब ये स्थिति हो गई है तो आप समझ सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से एक शब्द बार बार उभर के आ रहा है, गद्दार, गद्दारी, गद्दार, गद्दारी, गद्दार, गद्दारी। किसने किसके साथ गद्दारी की, कौन गद्दार है, किसने किसकी नैया डुबोई? भाई आज तो उत्तर प्रदेश में सब लोग सब उम्मीदवारों से लिफाफे बंद करके उनकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। सब लोग भाजपा कार्यालय में रिपोर्ट देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे? तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। साथ में अभी पूछा जा रहा है कि पहले जो आपने फीडबैक दिया था जिसमें 80 में 80 सीटें भाजपा जीत रही थी, वो फीडबैक गलत क्यों था, ये भी बताइए। तो सबसे बड़ी जंग तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, जंग क्या बाकायदा। उसके बाद दूसरी बड़ी जंग और भाजपा के बीच में हो रही है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दो तरह के संकटों की शिकार है इस वक्त, और ये संकट अगर हल नहीं हुए जल्दी तो इसकी आंच नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व तक जाएगी, देर सवेर की बात है। सही बात है। इन सब के बीच में खबर ये भी आ रही है कि कल योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने जा रहे हैं। इस खबर का क्या मतलब है? इसका भी, इससे भी कुछ रंग आएगा इसका पूरे उसमें, इसके भी कुछ मतलब निकलेंगे। क्योंकि अभी तक मेरी अपनी धारणा ये है कि भाई संघ आदित्यनाथ जी को पसंद करता है, वो आदित्यनाथ जी के रूप में एक प्रयोग कर रहा है भारत में कि भाई जो धार्मिक प्रमुख हो और राजनीतिक प्रमुख हो वो एक ही व्यक्ति हो। अभी तक ये माना जाता था कि भाई जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो मठों में, मंदिरों में रहें, वो कभी कभी संतों की परिषद में या धर्म संसद के जरिए कुछ भाजपा को फायदा पहुंचाए, लेकिन सीधे सीधे उन्हें सत्ता नहीं दी जाती थी। ये ऐसे पहले सन्यासी हैं जिनको सीधे सीधे सत्ता थमाई गई है और देश की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता थमाई गई है। अब तो हर पूरी चीज की मोदी जी जो जांच करवा रहे हैं, उस जांच की आंच आदित्यनाथ जी में पड़ सकती है। अगर आदित्यनाथ जी में वो जांच की आंच पड़ेगी तो फिर मोदी जी को, तो संघ को उन्हें बचाना पड़ेगा ना। ये आंतरिक संकट धीरे धीरे अपने आप को और प्रकट करेगा, जो अंग्रेजी में कहते हैं अनरेवल करेगा, अपने आप अनफोल्ड करेगा ये आंतरिक संकट अपने आप को। और फिर हम लोग देखेंगे इस आंतरिक संकट में कौन गिरता है, कौन उठता है। इसमें योगी आदित्यनाथ पे भी इस आंतरिक संकट की गाज गिर सकती है और नरेंद्र मोदी भी इस आंतरिक संकट से आहत हो सकते हैं। कौन कितना आहत होता है, तो अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है भाई। ये तो इब्तिदाए इश्क है, शेर नहीं, इब्तिदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है, देखिए होता है क्या। देखिए मोदी जी हर चीज पे खामोश हो जा रहे हैं। जम्मू में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ गई। आप उनके पास खामोश, देखिए उनके पास खामोश रहने और ताकते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ी ही सुरक्षित रणनीति बनाई है। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से ये कहा है कि टीवी पे आपको इस बहस में नहीं पड़ना है कि संघ ने क्या कहा, टीवी पे आपको इस बहस में नहीं पड़ना है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कुछ पढ़ना ही नहीं है। उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि भाई हम इन बातों में नहीं जाते, हम चुनाव जीत गए हैं, हमें सत्ता प्राप्त हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है, मोदी जी बहुत महान नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और वो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पे आगे बढ़ाने में लगे हुए, हमारी निगाह तो वहां पे। प्रवक्ता लोग ये लाइन ले रहे हैं।
ये सब बोली बातों पे आप चर्चा करते रहिए, किसको कितना वोट मिला, किसको कितना स्विंग हुआ, ये आप चर्चा करते रहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। प्रवक्ताओं की इस वक्त ये लाइन है, सभी लोगों को आ गया ऐसे बोलना है। बिल्कुल सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं एक ही तरीके से। हाँ, बीजेपी में तो बाकायदा ट्रेंड तो किया जाता है कि जब उनके सामने ये असहज होने वाले सवाल, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रखे जाते हैं, तो उनका सामना करते हैं कि होगा आपको, आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये तो आपका चक्कर है, आप करते रहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए, उन्होंने शपथ ले ली और पहले दिन से ही इस काम में जुट गए। सही बात, हमारी बिल्कुल सही निगाह तो बात। वहां पर है कि देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप ये सोचते रहिए कौन हारा, कौन जीता, किसने क्या किया, किसने किसको धोखा दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये लाइन है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। स्पीकर को लेकर कोई नाम सामने अभी तक नहीं आ पा रहा। स्पीकर बीजेपी का होगा, टीडीपी का होगा, कुछ तय नहीं हो पा रहा। क्या लग रहा है आपको? नहीं, जब किसी चीज के ऊपर विवाद होता है तो जाहिर है कि उसमें देर लगता है काम होने में। अगर मोदी जी को 300 पूरा बहुमत मिल जाता, भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें मिल जाती, तो अभी तक स्पीकर का नाम उस पर तय हो जाता। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस दिन स्पीकर का नाम भी कोई पत्रकार बता देता कि सूत्रों के लिए ये स्पीकर बनेंगे। पार्टी अध्यक्ष भी मोदी तय कर देते, स्पीकर भी मोदी तय कर देते। अपना पार्टी अध्यक्ष तय करना उनके दायरे की बात है, ना स्पीकर तय करना उनके दायरे की बात है। अब सबसे पूछताछ करके, सबकी राय लेके, सबको खुश रख के काम करना है। तो आपको लग क्या रहा है स्पीकर बीजेपी का होगा? मोदी जी की कोशिश तो पूरी होगी कि स्पीकर बीजेपी का हो। एक जगह एक तो मैं स्पीकर बड़ा स्पीकर अगर किसी घटक दल के पास जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पराजय होगी। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्यों ना गडकरी जी को भी बना दिया जाए स्पीकर। नहीं, गडकरी जी ने तो अभी शपथ ले ली है। अगर गडकरी जी को स्पीकर बनाया जाना होता तो उनको शपथ नहीं दिलाई जाती। हाँ, लोग और लोग वो इस सरकार के सर्वाधिक सक्षम, बढ़िया काम करने वाले, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मंत्री हैं। अगर एक मंत्री के तौर पर उपलब्धियों का सवाल है तो वो सारी उपलब्धियां गडकरी के हिस्से में जाती हैं। मोदी जी तो, लेकिन अगर मालिए बनाने वाली बात भी होती तब भी गडकरी के नाम पे तो कभी तैयार नहीं होते वो। नहीं, अगर गडकरी मान लीजिए एक बार हम लोग मान लें गडकरी स्पीकर हो जाते तो क्या वो मोदी सरकार को गिराने के लिए काम करेंगे? क्या वो जो घटक दल हैं उनके पक्ष में हो जाएंगे? क्या करें? ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अंततः भाजपा में ऐसा कोई मोदी विरोधी हो या मोदी के पक्ष में हो, सत्ता कोई नहीं खोना चाहता है। संघ भी सत्ता नहीं खोना चाहता है। इसलिए अगर मोदी को हटाया जाएगा अगर, तो वो भी काम बड़ी सावधानी से होगा। वो इस तरह से नहीं होगा कि कोई विस्फोट हो, कोई हंगामा हो, कोई राजनीतिक खून खराबा हो, ऐसा नहीं होगा वो। हाँ, सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो तो जाता ही है, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। 3 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, उसके बाद बिहार के भी चुनाव होने हैं। नीतीश बाबू चाह रहे हैं चुनाव जल्दी हो जाएं। क्या नीतीश बाबू की बात मान ली जाए कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं बिहार के? नहीं, नीतीश बाबू ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, पहली बार तो इसी पे मुझे शक है। भाई वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते होंगे, तो चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा तो गारंटी नहीं होगी कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या स्थिति चल रही है। महाराष्ट्र में जो महायुति है उसमें जूतों में दाल बटी जा रही है। बहुत बुरी स्थिति में है महायुति। महाराष्ट्र के किसी भी विशेषज्ञ से बात कीजिए, वो यही कहेगा कि अगर महाविकास अघाड़ी ने अपने पत्ते ठीक से खेले तो उसके चुनाव जीतने में कोई संदेह नहीं। बिहार में अगर किसी नेता का सितारा उभरा है तो तेजस्वी यादव का सितारा उभरा है। मैं तो ये मानता हूं कि बिहार चुनाव तो काफी देर में है ना। बिहार चुनाव तो अगले साल के आखिरी महीनों में होगा। बाकी चुनाव उससे पहले हो जाएंगे। अगले साल के आखिरी महीने तक आते आते बिहार में एनडीए का ये स्वरूप भी रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और बिहार में तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा है चुनाव में, तो उसको प्रीपोन नहीं किया जा सकता है कोई। नीतीश बाबू को लेके अभी भी डामाडोल की स्थिति चल रही है, लोगों को कंफ्यूजन है, आपको लगता है? भाई नीतीश कुमार का जो रिकॉर्ड है या चंद्रबाबू नायडू का जो रिकॉर्ड है और जिस तरह के संबंध उनके मोदी से रहे हैं, उसमें तो डावाडोल की स्थिति तो हर बार हमेशा रहेगी। कि कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई देखिए, एक जमाने में शिवसेना की और भाजपा के जो संबंध थे वो बड़े सहज थे, विचारधारात्मक थे। इसी तरह अकाली दल और भाजपा के संबंध थे, इसके बारे में वो कहते थे प्रकाश सिंह बादल, ये मांस और नाखून का रिश्ता है।
जो मांस और नाखून में रिश्ता होता है वो हमारा भाजपा के साथ रिश्ता, इस प्रकार की बात बोलते थे वो। तो ये इन दोनों बड़ी पार्टियों से भाजपा के रिश्ते बहुत अच्छे थे और कोई कल्पना भी नहीं करता था कि कभी ये रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन ये रिश्ते कब टूटे? मोदी के जमाने में टूटे। मोदी के जमाने में ही शिवसेना अलग हुई, फिर मोदी ने शिवसेना को तोड़ा और अकाली दल अलग हुआ, और आज भी अकाली और भाजपा के मिलने की कोई संभावना है नहीं। ये स्थिति तो लग रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा? क्योंकि दलित वोट किस आधार पे बीजेपी जोड़ेगी अपने साथ? मायावती का ग्राफ बहुत नीचे गिर रहा है, पहली बार दलित समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या अभियान चलाएगा? क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे रहते हुए, उनकी ठाकुर वाली छवि के चलते क्या दलित जुट पाएगा? पहले तो भाजपा में ये जांच होगी कि राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी का कहां विरोध किया। मेरा मानना ये असंभव है कि इस बात की जांच ना हो। यह असंभव है कि भाई हम ही और आप चर्चा करते रहें इसकी, और अगर भाजपा इस बात की जांच नहीं करेगी तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगी। अगर मैं भाजपा का नेता हूं तो मैं तो चाहूंगा ये जांच हो कि भाई राजपूतों ने क्यों और कहां भाजपा का विरोध किया, क्यों और कहां भाजपा का समर्थन किया। अच्छा, अब फिर ये देखा जाएगा कि जो कौशाम्बी वगैरह इलाका है, जो राजा भैया का इलाका है, वहां पर जो भाजपा का विरोध हुआ और खुल के हुआ, समाजवादी पार्टी की साइकिल का प्रचार किया उन्होंने, तो राजा भैया ने साइकिल के लिए वोट मांगे, तो वो उनको किसकी शय थी? हम और आप जानते हैं उनको किसकी शय थी, लेकिन भाजपा को उसके प्रमाण चाहिए। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो संगीत सोम का इलाका है, वहां किसकी शय थी? भाई ये सब बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ना, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच होगी। क्योंकि दलित वोट अगर हटे थे तो वो तो मान लीजिए संविधान वाले मुद्दे को लेकर हटे थे, या मायावती कमजोर हो गई है, दलित वोट फ्लोटिंग हो गया था। राजपूत वोट क्यों हटे? राजपूतों को तो आदित्यनाथ जी की सरकार में काफी तरजीह मिल रही है, सब लोग जानते हैं इस बात को। राजपूत समुदाय को तो खुश होना चाहिए था, और हटे नहीं है। खुश होने की बजाय नाराज पाया गया। उनके व्हाट्सएप मैसेज पे एक चीजें लगातार वायरल होती थी कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। हाँ, नहीं तो ये कौन करता था? इसकी जांच करना कठिन थोड़ी ना है। अगर कोई इसका रहस्य पता लगाना चाहे तो ये कोई कठिन थोड़ी ना इसका जांच करना। जितने संसाधन मोदी जी के पास हैं, जितने आईटी प्रोफेशनल्स मोदी जी के पास हैं, वो तो इस काम को 10 मिनट में पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्हाट्सएप कहां से चला, क्या चला, सब चीज पता लग सकती है। लोग तो ये मान रहे हैं कि योगी जी के सिंपैथी वाले जो वोट थे वो केवल इसलिए नहीं पड़े कि भाई मोदी कहीं योगी को हटा ना दें। नहीं, सवाल यह है कि अगर ये अफवाह उड़ी तो इस अफवाह का खंडन ठीक से क्यों नहीं किया गया? अरविंद केजरीवाल ने तो इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा ही बना दिया इसको। हाँ। उस वक्त भी ये खंडन क्यों नहीं किया गया कि भाई योगी को नहीं हटाया जाएगा? अमित शाह केवल ये कह के ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन योगी को वहां से योगी की छुट्टी नहीं की जाएगी, इसका तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अमित शाह ने खंडन नहीं किया। तो ये सब अब इन सब बातों के ऊपर गौर होगा। देखिए, एक एक चीज पर गौर होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार गद्दारी शब्द आ रहा है। किसने की गद्दारी? राजपूतों ने गद्दारी की, योगी जी ने गद्दारी करवाई, या किसी और ने की? किसने गद्दारी की? कौन से एमएलए थे जिन्होंने विधायक थे जिन्होंने लोकसभा उम्मीदवार के लिए काम नहीं किया? तो ये तो बातें पता अगर भाजपा इन बातों का पता नहीं लगाती है तो जांच किस बात की हो रही है फिर? हाँ, ठीक बात है। ये सब चीजें तो पूछनी पड़ेंगी कि भैया कौन आदमी था, कैसे था। लेकिन क्या इतनी आसानी से यूपी की चीजें शांत हो जाएंगी? नहीं होंगी शांत ना, मैं ही तो कह रहा हूं ना। यूपी की चीज शांत होगी ना, जो भाजपा का जो पुनर्गठन होगा ना, ये शांत होगा। इसमें से नए संकट निकलेंगे, नए अंतर्विरोध पैदा होंगे, नए विरोधाभास सामने आएंगे, और उनकी आंच कम से कम 2 व्यक्तियों पे बारी बारी से पड़ सकती है। आदित्यनाथ जी पे पड़ सकती है और नरेंद्र मोदी पड़ सकती है। नरेंद्र मोदी पड़ेगी तो अमित शाह पे भी पड़ेगी। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का नाम लेने का मतलब है कि वही है, वो भी है, एक ही है वो दोनों। तो ये नहीं हो सकता कि वो लोग सुरक्षित बने रहें।
और ये आपको क्या लग रहा है कितने महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होगी? ये प्रक्रिया 6-7 महीने अभी चलेगी। इस बीच में 2-3 विधानसभाओं को चुनाव हो जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला मामला नहीं है, क्योंकि संघ ये नहीं चाहेगा जिसकी वजह से कोई अंता विस्फोट हो। यानी इन सब कामों को नरमी के साथ आहिस्ते से किया जाएगा, धीरे धीरे गर्म किया जाएगा, और फिर उसके बाद में हाँ, किसी भी दिन हम लोग बड़ी खबर बिल्कुल, पढ़ बिल्कुल। सकते हैं कि हो ये बड़ी खबर में आ सकता है कि ये तो हम लोग ये सवाल पूछते रहेंगे, गद्दार कौन है, गद्दारी किसने की? गद्दारी किसने करी। ये ठीक सवाल बात हम है, और आप मिलकर पूछेंगे ना लगातार। लगातार पूछेंगे, बिल्कुल ठीक बात है हाँ, कि आखिर पता चलना चाहिए गद्दारी किसने की। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, आभार आपका, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, और उन्होंने सारी बातों का विस्तार से जवाब दिया। आप समझ गए होंगे कि संघ भी ढूंढ रहा है कि गद्दार कौन है, और भाजपा भी ढूंढ रही है कि गद्दार कौन है। हम भी पड़ताल करेंगे कि आखिर भाजपा में गद्दार कौन है। आप साथ रहिएगा, साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।